लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचकर वहां जंगल सफारी कर पूर्वोत्तर राज्यों में मिशन 400 का बिगुल फूंक दिया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथी पर सवार हुए और जंगल सफारी के लिए निकल गए। हाथी की सवारी का लुत्फ उठाने के साथ साथ पीएम मोदी ने खुली जीप से भी जंगल सफारी की और जंगली जानवरों का दीदार किया। इस दौरान उनके साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक सोनाली घोष और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के बाद काजीरंगा पार्क का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया, जिसमें वो जंगली जानवरों की तस्वीरें लेते दिखे और हाथी को अपने हाथ से गन्ना खिलाते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी की सवारी करने के साथ साथ असम के चाय बागानों को भी देखा और फिर असम के योद्धा लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में तर्पण किया और फिर असम के वीर योद्धा लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया। लाचित बोरफुकन एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 1671 की लड़ाई में मुगलों को हरा दिया था और मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर पीएम मोदी का जोश हाई हो गया और उन्होंने मंच से ही 24 में जीत की हुंकार भर दी। मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी जब भाषण देने आए तो लोगों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए, जिससे असम का जोरहाट गूंज उठा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये है प्यार। इस मौके पर पीएम मोदी ने असम को 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बात बनती दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें देने पर सहमति बन गई है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को सिर्फ 1 सीट देने की बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की सीट भी बदली जाएगी और उन्हें समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा। इससे पहले चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने अमित शाह से बात भी की थी, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक चिराग पासवान को 6 की जगह 5 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए दी गई हैं, जिसमें उनके पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिसकी चिराग पासवान मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले से सहमत हैं और वो एनडीए में ही बने रहेंगे। इस बीच ये भी खबर है कि बिहार एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को भी दूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 1 सीट दी जाएगी। हालांकि अभी इस संभावित फॉर्मूले पर अंतिम मोहर नहीं लगी है और माना जा रहा है कि 1-2 सीटों का हेरफेर हो सकता है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक वहां की कुल 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार 1 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे, जहां वो पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में विपक्ष पर जमकर बरसे। और अमित शाह ने आरोप लगाया कि सालों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद पर भी घेरा। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। शाह ने दावा किया कि गरीब पिछड़ों का भला सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अमित शाह ने अपने संबोधन में आरजेडी और कांग्रेस को घोटालों वाली पार्टी भी बताया। साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि सालों तक सत्ता में रहकर भी कांग्रेस ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीबों का अपमान किया।
और पिछड़ों का भला करने वाली रिपोर्ट को दबाए रखा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी, लेकिन मोदी सरकार में पिछड़ों का भला हुआ। पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इससे पहले पटना पहुंचने पर पार्टी नेताओं ने एयरपोर्ट पर अंगवस्त्र पहनाकर और फूल देकर अमित शाह का शानदार स्वागत किया। अपने पटना दौरे में अमित शाह ने कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। INDIA गठबंधन ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया और इस बार पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी का समय पूरा हो गया। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम पर विवादित बयान दिया। हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था। जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका ये कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे हिटलर ने विपक्ष को खत्म किया, वैसे ही बीजेपी भी कर रही है। INDIA गठबंधन के नेताओं ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में इसका जवाब तो जनता देगी और पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वालों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जो नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो पीएम के विरोध में इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। हताशा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा। बीजेपी नेताओं ने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा कि हताशा में डूबे नेता संयम बनाए रखें। बीएसपी प्रमुख मायावती ने INDIA गठबंधन को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अपनी इस पोस्ट में मायावती ने यह भी लिखा कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि की अफवाह फैलाना गलत खबर है और इससे सावधान रहें। मायावती ने लिखा कि बीएसपी अपने दम पर मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे बेचैन विरोधी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती के इस ऐलान पर अखिलेश ने उन्हें बधाई दी। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बीच खबर है कि प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फूलपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर सीट पर बीएसपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं, जिनका ऐलान 12 मार्च तक कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर जाति और समुदाय के हिसाब से बीएसपी ने उम्मीदवार तय किए हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की सहयोगी दलों के साथ एक मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें सहमति बनने की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 3 से 4 सीटें देने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर कल देर रात तक मीटिंग चली। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 12 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी करीब 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ लोकसभा सीटों में बदलाव पर भी चर्चा की गई। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के कोटे के कुछ टिकट कटने की भी संभावना है। ये भी खबर है कि अजित पवार और ज्यादा सीटें चाहते हैं, लिहाजा अंतिम मोहर से पहले सीटों पर कुछ बदलाव होने की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं टीडीपी 17 सीट और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा।
लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले 13 मार्च को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आचार संहिता लागू होने से पहले ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होने वाली है। पटना के दानापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव के घर पर ईडी ने छापा मारा। अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने बिहार में सुभाष यादव के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काल बनेगी और इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक घट गई। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। चूंकि गलवान घाटी जैसी कोई घटना होने या फिर चीनी सैनिकों से झड़प होने पर इस सुरंग के जरिए सेना तुरंत ड्रैगन तक पहुंच सकेगी। तवांग में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग का निर्माण बीआरओ ने किया है। बीआरओ ने सेला दर्रे के पास 2 सुरंग बनाई हैं। एक सुरंग 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब टनल है, जबकि दूसरी 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है। इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा तक सेना का मूवमेंट तेज होगा। सेना अग्रिम चौकियों तक जल्दी पहुंच सकेगी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। रणनीतिक रूप से देखें तो एलएसी के पास बनी सेला सुरंग भारत के लिए युद्ध के हालात में गेम चेंजर साबित होगी। यह सुरंग एलएसी पर भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और सुरंग बनने से भारतीय सेना और हथियारों की आवाजाही चीन बॉर्डर तक आसान हो जाएगी। इस सुरंग के जरिए ईटानगर से चीन की सरहद तक यानी कि तवांग तक 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बर्फबारी से तवांग तक जाने वाला जो रास्ता है वो रुक जाता था बर्फबारी की वजह से, लेकिन जब यह सुरंग बन गई है तो किसी भी मौसम में सेना चीन बॉर्डर तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने जहां सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया, वहीं परिवारवाद के मुद्दे पर भी जमकर बरसे। और विकसित भारत संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार जितनी तेजी से विकास के काम कर रही है, उतना काम कांग्रेस कई सालों में नहीं कर पाई। हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और ज्यादा हमलावर दिखे। कांग्रेस पर घोटाले करने के आरोप लगाकर उन्होंने जमकर सियासी बाण चलाए। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सेला टनल पहले भी बन सकती थी, लेकिन अरुणाचल को छोटा राज्य समझकर कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। ईडी के समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह भड़क गए। दिल्ली विधानसभा में 10वां बजट पेश करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और ऐलान किया कि दिल्ली सरकार नहीं रुकेगी और बीजेपी जितने समन भेजेगी हम उतने स्कूल बनवाएंगे। कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री के गारंटी वाले बयान पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। जब बजने लगी खतरी की घंटियां तो मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया और ऐलान किया कि अगली बार का बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी विधायक अजय महावर ने सीएम केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये जनता के बीच में जाते हैं क्या? ये ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं क्या? अपनी बात कह के भाग जाते हैं। हमारे योगी जी को देखिए कैसे जनता के बीच में रहते हैं। अरे भाई, आप किसी भी संस्था से सिर्फ टकराव भी करते रहोगे। ये सदन चला रहे हो, मजाक कर रहे हो, 2-2 घंटे के सदन चला रहे हैं, सिर्फ टाइम बाइट कर रहे हैं कि किसी प्रकार कोर्ट से बचा जा सके, ईडी की कार्रवाई से बचा जा सके, उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये निकम्मी नकारा सरकार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।
54 साल के असदुद्दीन ओवैसी जिम में 32 किलो का वजन उठाते दिख रहे हैं। इस दौरान वहां उनका ट्रेनर भी दिख रहा है जो उन्हें गाइड कर रहा है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी डंबल उठाते हैं जबकि जमीन पर लेटकर एक्सरसाइज करते भी दिख रहे हैं। शायद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव प्रचार में युवाओं को अपनी बातों और विचारधारा से ही प्रभावित नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें फिट रहने का संदेश भी देना चाहते हैं। फिलहाल ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं लोग इस उम्र में उन्हें जिम में वजन उठाते देखकर हैरान भी हो रहे हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। भारत में पिछले 10 साल में 4.1 लाख करोड़ रुपए के 245 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हुआ। साल 2014 से 2015 में सिर्फ 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बने थे और 2014 में 78% मोबाइल फोन आयात किए जाते थे। अब 97% मोबाइल फोन का निर्माण भारत में ही होता है। वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 1556 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 तक भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 3.22 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। मोबाइल फोन भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात का सामान बन गया है। एनसीआर में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 223 हो गई। ग्रेटर नोएडा में खराब खाना खाने से 100 से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी को हॉस्टल के मेस में खाना परोसा गया था। खाना खाते ही छात्रों का पेट दर्द करने लगा और उल्टियां होने लगी, जिसके बाद छात्रों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका के पूर्व बॉक्सर माइक टायसन 4 साल बाद रिंग में वापसी करने जा रहे हैं। टायसन 20 जुलाई को अमेरिका के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पेशेवर बॉक्सर जैक पॉल से मुकाबला करेंगे। न्यूज कॉर्पोरेशन के सीईओ रूपर्ट मर्डोक 92 साल की उम्र में 5वीं शादी करने वाले हैं। मर्डोक ने 67 साल की रिटायर्ड वैज्ञानिक एलेना जुकोवा से हाल ही में सगाई की थी। भोपाल में मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग वल्लभ भवन में आग लग गई। वल्लभ भवन के चारों ओर काले धुएं का गुबार दिखा। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए। दरअसल शनिवार सुबह 9:30 बजे मंत्रालय की गेट नंबर 5 और 6 के बीच सफाई कर रहे कर्मचारियों ने मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से धुआं उठता देख सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। कार्रवाई जारी है। हम लोगों से पोख्ते पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। शुरुआत में 4 दमकलों को मौके पर आग बुझाने के लिए लगाया गया था, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से बढ़ती गई और चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये आप देखेंगे तो ये आग की जो लपटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और आग लगातार बेकाबू हो रही है। और अब मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आर्मी को कॉल किया गया है, आर्मी बुलाई गई है और आर्मी यहाँ पर देखिए अब आग को बुझाने में यहाँ पर वो मशक्कत करती नजर आएगी। इसके बाद BHEL, EME सेंटर बैरागढ़ और भोपाल एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। SDRF की टीम भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई। यहां तक कि सेना को भी बुलाया गया, जबकि बिल्डिंग में फंसे 5 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वल्लभ भवन में आग लगने की घटना पर सीएम मोहन यादव ने चिंता जताई। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही मोहन यादव ने इस अग्निकांड की जांच के आदेश भी दिए। कलेक्टर से जानकारी ली और जानकारी आई है, उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले। आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। लेकिन 38 घंटे से मंत्रालय बंद था। शुक्रवार को मंत्रालय में महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वजह से छुट्टी थी। गुरुवार को शाम करीब 6 बजे मंत्रालय बंद होने के बाद वहां पर कोई नहीं था। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि मंत्रालय बंद होने के 38 घंटे बाद आग कैसे लगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये आग सरकार ने लगवाई है ताकि भ्रष्टाचार के सबूत नष्ट किए जा सकें। ये धुआं करप्शन का धुआं है। ये आग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाई हुई आग है। ये 5 बार पहले दोषी सामने आते, कारण पता चलता, नुकसान पता चलता, नहीं चला। क्यों बार बार होता है देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों होता है?
गौरतलब है कि इससे पहले 12 जून 2023 की शाम करीब 3:30 बजे कुछ इसी अंदाज में भोपाल के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। 17 घंटे के उस अग्निकांड में 13,000 फाइलें स्वाहा हो गई थीं। यही नहीं, तब भी कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जानबूझकर आग लगवाने का आरोप लगाया था। ओटीटी बिग बॉस के विनर एल्विश यादव एक और विवाद में फंस गए। उन पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया और यह आरोप सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन नाम के यूट्यूबर ने लगाया। यही नहीं, सागर ठाकुर ने एक वीडियो जारी कर इस आरोप को साबित करने की कोशिश भी की। वीडियो में दिखा कि एल्विश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कमरे में दाखिल हुए और सागर ठाकुर पर टूट पड़े। उन्होंने सागर को थप्पड़ और लात घूंसे मारे। हालांकि सागर ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो एल्विश यादव और उसके दोस्तों की गिरफ्त से निकल नहीं पाए। यही नहीं, बकौल सागर एल्विश ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी इसने धमकी जान से मारने की। इसके अलावा सागर ठाकुर ने वीडियो जारी कर बताया कि उनके चेहरे और रीढ़ की हड्डी में चोट आई। वो दर्द की वजह से रात भर सो भी नहीं पाए। इस घटना के बाद एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने मारपीट और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 149, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ। लेकिन एल्विश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले यूट्यूबर सागर ने गुरुग्राम पुलिस पर एफआईआर बदलने, एल्विश के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा न लगाने और उसे बचाने का आरोप लगाया। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एल्विश के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत करने वाले यूट्यूबर सागर ठाकुर ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील भी की। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे। जबकि सागर ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए एल्विश यादव, उसके दोस्त और गुरुग्राम पुलिस जिम्मेदार होगी, जिसने उनकी एफआईआर को पूरी तरह से बदल दिया। उनके रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर हमने जो है संबंधित धाराओं पर्चा दर्ज 10 लोग। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी कार्रवाई होगी अनुसार हम मन में आएंगे। जानकारी के मुताबिक एल्विश और सागर ठाकुर एक दूसरे को 2021 से जानते हैं। दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, लेकिन एल्विश की लोकप्रियता सागर से कहीं ज्यादा है। इस सब के बावजूद कुछ ऐसा हुआ जिससे एल्विश और सागर के बीच तलवारें खिंच गईं। दरअसल मुंबई में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के एक प्रदर्शनी मैच में बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और ओटीटी बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव की मुलाकात हुई थी। दोनों की गले मिलने की तस्वीरें भी सामने आई थीं, लेकिन ये तस्वीरें एल्विश यादव के कुछ फैंस को पसंद नहीं आईं। वो एल्विश को एंटी हिंदू के टैग के साथ ट्रोल करने लगे। यही नहीं, यूट्यूबर सागर ठाकुर ने भी 7 मार्च को कई पोस्ट किए। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में उन्होंने एल्विश और मुनव्वर का वीडियो डालकर लिखा, एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी की लव स्टोरी। इसके बाद सागर ने एल्विश का एक और गाली गलौज करने वाला वीडियो पोस्ट करके लिखा कि एल्विश भाई की दिल को छू लेने वाली बात। लेकिन एल्विश यादव को सागर ठाकुर के तंज कसने वाले वीडियोस पसंद नहीं आए और उन्होंने लिखा कि भाई तू दिल्ली ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्म निर्माता को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। फिल्म निर्माता जफर सादिक को बीते कई दिनों से एनसीबी की टीम ढूंढ रही थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी फिल्म निर्माता जफर सादिक अब तक 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स विदेश भेज चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी 45 बार सूडो एफेड्रिन नाम का ड्रग्स विदेश भेज चुका है। यही नहीं, भारत से लेकर मलेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक इसने अपना ड्रग्स का कारोबार फैला रखा था। आज एनसीबी ने जफर सादिक नाम का एक सरगना, जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था, और इसका ड्रग रैकेट नई दिल्ली, तमिलनाडु और भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। एनसीबी के मुताबिक आरोपी जफर सादिक ने ड्रग्स से काफी पैसे कमाए, जिसका इस्तेमाल उसने फिल्में बनाने के साथ होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में किया। दावा किया जा रहा है कि मंगई नाम की एक तमिल फिल्म का पूरा प्रोडक्शन ड्रग मनी से ही हुआ। अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
जानकारी के मुताबिक आरोपी फिल्म निर्माता जफर सादिक नारियल और खाने पीने की दूसरी चीजों के जरिए ड्रग्स सप्लाई किया करता था, लेकिन इसकी उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई जब एनसीबी ने वसई दारापुर की एक कंपनी में छापा मारकर 50 किलो सूडो एफेड्रिन नाम का ड्रग्स बरामद किया। भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होने वाली है। बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी एक सीजन में 50% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलेंगे उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। 50% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए प्रति मैच मिलेंगे। ये 30 लाख रुपए 15 लाख रुपए प्रति टेस्ट मैच की फीस होगी और उसके अतिरिक्त होंगे। यही नहीं, एक सीजन में 75% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 45 लाख रुपए प्रति मैच अलग से दिए जाएंगे। यह रकम भी मैच फीस के अलावा ही होगी। अतिरिक्त मैच फीस 2022-23 के सीजन से लागू मानी जाएगी।